नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ड पर। ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम ग्रीक, रोमन एंड उससे पहले इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रीक एंड रोमन ज्योग्राफर्स को पढ़ा उसके बाद, और फिर हमने पढ़ा डार्क एज के बारे में, वो युग जिसमें किसी भी तरह की वैज्ञानिक प्रोग्रेस या साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हुई, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई, धर्म सभी पर हावी था, विज्ञान के ऊपर धर्म हावी था। ठीक है, तो उस समय जो भी ग्रीक ने काम किया था, जो भी रोम के ज्योग्राफर्स ने काम किया था, वो सारा का सारा काम आप कह सकते हैं धीरे धीरे अंधकार में होता चला गया। उनकी सारी पुस्तकें, उनका सारा लिटरेरी वर्क, उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा और सभी चीज़ों के ऊपर धर्म हावी हो गया। तो इस काल से निकलने के लिए, इस काल को हम अगर कहें कि पुनर्जागरण में फिर से प्रवेश करने के लिए जो थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया था, वो शुरू किया था अरब ज्योग्राफर्स ने। अरब कंट्रीज़ का एरिया, ठीक है, तुर्की, और तुर्की से अगर आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं, वो वाला एरिया जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के जो ज्योग्राफर्स थे, इन्होंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना स्टार्ट किया, और फिर अंधकार युग के बाद जब हम देखते हैं पुनरुत्थान हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अरब ज्योग्राफर्स का। ठीक है, और ग्रीक और रोमन से अरब ज्योग्राफर्स का क्या रिलेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको नए लेक्चर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखें कि इनका समय काल क्या है। ठीक है, तो इनका समय काल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा मेडिवल एज के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन युग के बारे में जानना पड़ेगा। मेडिवल एज, मेडिवल एज यानी कि मध्यकालीन जो युग है, उसकी समय अवधि है 300 से लेकर 1700 एडी तक। ठीक है, यानी कि 300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसकी समय अवधि चलती है। लेकिन मिडिवल एज इतना बड़ा है कि इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनेगा, यहां पे आएगा अर्ली मिडिवल, ठीक है, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर इंटरमिडिवल एज, और उसके बाद आएगा पोस्ट मिडिवल। शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाइएगा, शॉर्ट मिडिवल एज। तो मध्यकालीन युग जो कि 300 से 1700 एडी था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है अर्ली मिडिवल, दूसरा है इंटर मिडिवल, और तीसरा है पोस्ट मिडिवल। ठीक है, अगर हम पोस्ट मिडिवल की बात करें तो ये कोई मिडिवल पीरियड नहीं है, ये वो पीरियड है जो कि मिडिवल पीरियड के बाद, मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग जब गुजर जाता है, उसके बाद जो ज्योग्राफी में काम हुआ है वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अर्ली मिडिवल एंड इंटर मिडिवल एज की बात करें। अर्ली मिडिवल जो है वो हमारा 300 से 700 ईस्वी यानी कि एडी तक चलता है। इंटरमिडिवल की बात करें तो ये 700 से 1250 एडी यानी कि ईस्वी तक चलता है। ठीक है, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि 1700 अंत हो रहा है, 1700 में इसकी अवधि जो समाप्त हो रही है, तो 1250 से 1700 ईस्वी या एडी तक हम पोस्ट मिडिवल एज को देखते हैं। तो ज्योग्राफर जो अरब के हैं वो किस समय में थे? तो अर्ली मिडिवल एज में ये नहीं थे, और पोस्ट मिडिवल एज तो मिडिवल एज के बाद का है। तो जो इंटर मिडिवल एज बचता है, यानी कि जो अंतर मध्य युग बचता है, उस समय अवधि में यानी कि 700 से 1250 की समय अवधि में हमें अरब ज्योग्राफर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अरब ज्योग्राफर्स का समय क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 700 से 1250। जो अंतर मध्यकालीन युग है वही अरब ज्योग्राफर्स का युग है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफर, जिनकी समय अवधि है 700 से 1250, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम इंटरमिडिवल या फिर अंतर मध्यकालीन युग कह सकते हैं।
ठीक है, इस युग को हम अरब जोग्राफर्स का युग भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जो अरब जोग्राफर्स थे इनका ग्रीक और रोमन यानी कि यूनान और रोम से क्या संबंध था। इरेटास्थनीज हो गए या फिर हमारे जो रोम के हेरोडोटस हो गए, प्लिनी हो गए, टॉलमी हो गए ग्रीक के रोम के, ये सारे के सारे जो जोग्राफर्स हैं इनका जो लिटरेरी वर्क था, ठीक है, इनके बाद अंधकार युग का एक बहुत लंबा समय चला, उसमें बहुत एक कह सकते हैं आप खालीपन सा आ गया था, किसी भी तरह का ज्ञान वर्धन नहीं हुआ था, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी। तो अगर आप देखें तो अरब से पहले जो भी थोड़ा बहुत काम किया था वो ग्रीक और रोम ने ही किया था, ठीक है। तो जो अरब जोग्राफर्स थे जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इनको एक्सेस मिला अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है उसका। तो उसका एक्सेस मिलने के बाद इनको यूनानी लिटरेचर यानी कि जो भी इरेटास्थनीज या उनके बाद आने वाले जोग्राफर्स ने, होमर वगैरह ने जो भी लिखा हुआ था वो सारा का सारा इनकी पहुंच में था। रोमन लिटरेचर इनकी पहुंच में था और इनकी पहुंच में एशिया के बहुत सारे एरिया थे और साथ ही साथ भारत में जो भी गणितीय भूगोल इन्होंने या मैथमेटिकल ज्योग्राफी की स्टडी की है या जो भी ग्रोथ की है अरब जोग्राफर्स ने, आर्यभट्ट की एक किताब है सूर्य सिद्धांत, उसको पढ़ के इन्होंने गणितीय गणना करना सीखा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन जो है वो तो है ही, साथ ही ग्रीक जोग्राफर्स, साथ ही रोमन जोग्राफर्स और भारत में जो काम हुआ है वो सारी चीज़ें मिलाकर इन्होंने उसमें अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है और फिर ज्योग्राफी के क्षेत्र में जो भी इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं, मानचित्र बनाए हैं, वो सारे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। किसने किए हैं? अरब जोग्राफर्स ने किए हैं। तो नोट करने के लिहाज से अगर आपको पॉइंट बताए जाएं तो आप लिखेंगे इंटर मेडिवल एज is called the age of Arab geographers, ठीक है, अरब जोग्राफर्स, द एज ऑफ अरब जोग्राफर्स यानी कि इंटर मेडिवल एज। अब अरब जोग्राफर्स ने कंट्रीब्यूट किस किस फील्ड में किया, इनका कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी फील्ड में है। सबसे पहले नेचुरल ज्योग्राफी, ठीक है, नेचुरल ज्योग्राफी, उसके बाद मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, तीसरा आता है रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, एंड चौथे नंबर पर आता है हमारा मीटियोरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी। और इसके अलावा इन्होंने कार्टोग्राफी में भी काम किया है, तो कार्टोग्राफी अभी आगे इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अरब जोग्राफर्स का जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में मुख्यतः है। एक तो है प्राकृतिक भूगोल यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी, गणितीय भूगोल यानी कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी, एंड मौसम विज्ञान यानी कि मीटियोरोलॉजी, एंड मानचित्र कला यानी कि कार्टोग्राफी। इन 4-5 क्षेत्रों में अरब जोग्राफर्स ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they influenced from Greek and Roman जियोग्राफर्स, ठीक है, ये यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं से यानी ज्योग्राफर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी झलक आपको इनके काम में देखने के लिए भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ही बोल रहा हूँ, दे
ऑल्सो रीड द सूर्य सिद्धांत, इंग्लिश में लिखूं हिंदी में लिख देता हूं, सूर्य सिद्धांत ऑफ आर्यभट्ट। ठीक है, यानी भारत की जो एक बहुत बड़े आप क्या कहेंगे वैज्ञानिक मान लीजिए, गणितज्ञ मान लीजिए, आर्यभट्ट थे, उनकी सूर्य सिद्धांत जो थी उसको भी अरब ज्योग्राफर्स ने पढ़ा था, इसी से इन्होंने गणितीय गणना करना सीखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किए हैं उसमें क्या काम किए हैं, कुछ एक ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहला जो नाम हम लेते हैं वो है एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए कि एस्ट्रोनॉमी में अरब ज्योग्राफर्स ने क्या काम किया है। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमी क्यों डेवलप हुई, इसके पीछे एक नेचुरल रीजन भी है। क्या नेचुरल रीजन है? देखिए, आप जानते हैं कि अरब का जो एरिया है वो ज़्यादातर रेगिस्तान है, डेजर्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्द्रता नहीं रहती है, वहाँ पे मौसम साफ रहता है, रात में आसमान देखेंगे तो तारों से भरा हुआ दिखता है। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे आकाशीय पिंड हैं उनकी स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि आसमान में बादल ही नहीं है। तो इनके साथ वही एक बेनिफिट था। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू डेजर्ट एरिया दे हैव क्लियर नाइट स्काई which is suitable for observation of heavenly bodies। ठीक है, यानी कि आकाशीय पिंड, ठीक है, आकाशीय पिंडों की अध्ययन करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो डेजर्ट का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल था, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर आसमान रात का साफ रहता था, तो तारे वगैरह आसानी से देखे जा सकते थे। ठीक है, दूरबीन वगैरह का यूज़ भी आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, तो फिर इसका इन्होंने क्या यूज़ किया? दे ऑब्जर्व स्टार्स मूवमेंट। इन्होंने तारों के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया कि तारों में कोई गति होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या पता लगाया, यहां पर देख लीजिए, सोलर एक्लिप्स का ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था। लूनर एक्लिप्स के बारे में भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और इनका ऑब्जर्वेशन इनको इस निष्कर्ष पर लेकर आया था कि जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है वो जियोसेंट्रिक है। ठीक है, इनका मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है। तो यहां पर लिख लीजिए, दे बिलीव इन जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में आप एक बार फिर से देख लीजिए कि भाई क्लियर स्काई था, आसमान में बादल नहीं थे, ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो सकता था। तो इन्होंने स्टार्स को ऑब्जर्व किया, उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, और उसके अलावा ये जियोसेंट्रिक थ्योरी में बिलीव करते थे कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के बीचों बीच यानी कि केंद्र में स्थित है। तो एस्ट्रोनॉमी में इनका ये काम उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या काम किया, चलिए देख लेते हैं। मैथमेटिकल ज्योग्राफी, शॉर्ट में लिख देता हूं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में जो इनकी नॉलेज थी, दे हैव knowledge of mathematical geography
बेस्ड ऑन ग्रीक जोग्राफर्स नॉलेज, यानी कि इनकी जो गणितीय भूगोल की जानकारी थी वो किस पर आधारित थी, यूनान के भूगोल वेत्ताओं की जो जानकारी थी उसके ऊपर इनकी गणितीय भूगोल की जानकारी आधारित थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें 7 प्लैनेट्स हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है, 7 प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ इन्होंने ये बताया। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो लाइट जला लेता हूं। गुड, ठीक है, तो इन्होंने 7 प्लैनेट्स बताए अराउंड द अर्थ। उसके अलावा दे मेड ओशनिक मैप with the help of cylindrical प्रोजेक्शन। ठीक है, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड इन्होंने जो आप ओशनिक यानी कि महासागरों के मानचित्र बनाए थे। ठीक है, तो ये भी एक इनका उल्लेखनीय काम था कि इस क्षेत्र में गणितीय भूगोल यानी कि मेडिकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में। उसके अलावा और क्या काम किया इन्होंने, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और नहीं लगेगा, यहाँ पर एंड लगेगा, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इन्होंने बात की, पता लगाया अपने ऑब्जर्वेशन से। और एक पॉइंट यहाँ ऊपर लिख देता हूं, दे ऑल्सो वर्क फॉर शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आकार के बारे में भी इन्होंने उल्लेखनीय काम किया था। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। और इन्होंने एक और काम किया था जो कि ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इरेटास्थनीज ने सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकाली थी पृथ्वी की, उसी तरह से उन्हीं से प्रभावित होकर अरब जोग्राफर्स जो थे उन्होंने भी परिधि निकालने की कोशिश की थी। तो पॉइंट क्या होगा, दे ऑल्सो कैलकुलेटेड द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन्होंने भी पृथ्वी की परिधि निकालने की कोशिश की थी जैसे कि इरेटास्थनीज ने की थी, लेकिन इनकी परिधि निकली कितनी, 20,160 माइल या किलोमीटर। माइल या किलोमीटर से भी अलग अरेबिक माइल। ठीक है, इनकी एक अलग यूनिट है अरेबिक माइल। तो इन्होंने जब पृथ्वी की परिधि निकालने की कोशिश की तो उसकी परिधि कितनी निकली, 20,160 अरेबिक माइल। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने फिर उस पृथ्वी की जब परिधि निकाल ली उसको डिवाइड किया, दे डिवाइड अर्थ इनटू 360 डिग्रीज। इन्होंने 360 डिग्री में डिवाइड किया उस पृथ्वी को, और क्या बताया कि 2 डिग्रीज के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज। ठीक है, 2 डिग्रीज के बीच में, जैसे कि 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री, 2 डिग्री के बीच में कितना दूरी होती है, देख लीजिए 56 यानी कि 56 2/3 अरेबिक माइल।
ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वी की परिधि कितनी निकाली, 20,160 अरेबिक माइल। उसके बाद उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया और बताया कि 2 डिग्रीज के बीच में 56 सही 2/3 अरेबिक माइल की दूरी होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने इतना काम किया है जिसके पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या काम किया है। नेक्स्ट, नेचुरल ज्योग्राफी। ठीक है, नेचुरल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या काम किया है। They told about geocentric theory, टोल्ड अबाउट, या फिर आप इसको कह सकते हैं इन्होंने डिस्कस किया था, उस पर बिलीव करते थे कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के केंद्र में। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या बताया, 7 प्लैनेट्स। ठीक है, अच्छा 7 प्लैनेट्स, ये कहते थे कि जैसे 7 प्लैनेट हैं तो हर प्लैनेट, 2 प्लैनेट के बीच में एक बाउंड्री है जिसको इन्होंने स्काई का नाम दिया है। तो 7 प्लैनेट्स के बीच में इन्होंने 7 स्काईज भी बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, 7 ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स के बारे में बताया है और 7 स्काईज के बारे में बताया है। और इनका मानना था कि जब हम 7 आकाश या 7 स्काईज को पार कर लेते हैं तो जो 8th है वो क्या है, हेवन, यानी कि जो 8वां आकाश है, 8वां स्काई है वो स्वर्ग है। अगर आप 7 स्काईज को पार कर लेते हैं तो 8वें में आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने पृथ्वी का जो सरफेस है वो कैसे बना है इसके बारे में भी बताया। पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, इनका मानना था जो पृथ्वी का सरफेस है, जो तल है जिस पर हम चलते हैं, खड़े होते हैं, या जो भी हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स हैं जो बनी हुई हैं, इनका मानना था कि वो इरोजनल प्रोसेस से बनी है। ठीक है, और साथ साथ इरोजनल प्रोसेस के अलावा अदर जियो फोर्सेस जो होती हैं, जो पृथ्वी की और गतियां होती हैं, उनसे बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे दे बिलीव दैट अर्थ सरफेस, दे बिलीव दैट अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ इरोजन and other geo forces। ठीक है, नेचुरल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले जियोसेंट्रिक, उसके बाद 7 ग्रह बताए हैं, 7 स्काईज बताए हैं, उसके अलावा ये बताया कि जो 8वां स्काई है वो स्वर्ग है, और उसके अलावा अर्थ का सरफेस जो बना हुआ है वो इरोजनल एक्टिविटी यानी कि अपरदन से बना हुआ है। साथ ही साथ पृथ्वी की जो और बल होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप जो हमारा अर्थ सरफेस है वो बना हुआ है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अभी हम क्लाइमेटोलॉजी देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। ठीक है, अब क्लाइमेटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहला नाम आता है अल बिरूनी का। अल बिरूनी यहां पे लिख देते हैं, अल बिरूनी। अल बिरूनी के बारे में बाद में जब पढ़ेंगे तो भी हम आपको बताएंगे। वैसे अल बिरूनी का नाम अल बिरूनी इसलिए पड़ा कि जिस जगह पे इसका जन्म हुआ है उसका नाम था बिरूनी। ठीक है, उसकी वजह से इसका नाम अल बिरूनी पड़ गया। अल बिरूनी ने क्या बताया, अल बिरूनी ने बताया है कि जो इंडिया में बारिश होती है, इंडिया में जो बारिश होती है वो मॉनसून की बारिश होती है, जो होता है ना जून से सितंबर तक का मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जाड़ों के मौसम में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो अल बिरूनी ने ये जो ज्ञान की बात है वो बताई थी कि जो भारत में है मॉनसून की बारिश होती है। इंडिया एक्सपीरियंस मॉनसूनल रेन। मॉनसूनल रेन क्या है कि इंडिया में मॉनसून की बारिश होती है, एंड एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है,
भारत में मॉनसून की बारिश होती है साल के कुछ महीनों में, और जो भारत की कृषि व्यवस्था है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती है? मॉनसून पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी में ये काम किया है जितना बुक में बताया गया है। उसके अलावा इन्होंने एक काम और किया है कि कई सारी डिक्शनरीज लिखी हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी में नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी में इतना हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दे यानी कि अरब जोग्राफर्स दे रोट नंबर ऑफ डिक्शनरीज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इन्होंने शब्दकोश लिखा है। ज्योग्राफी की डिक्शनरीज आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सर्च करिए, पेंगुइन वगैरह की बहुत सारी आती हैं, ऑक्सफोर्ड की आती है। तो इन्होंने कई सारी डिक्शनरीज यानी कि शब्दकोश भी लिखे हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के विषय में। तो क्लाइमेटोलॉजी में इन्होंने इतना काम किया, और उसके अलावा शब्दकोश की बात आ गई, इसको रफ कर देते हैं। अब भैया देखें कि इन्होंने मानचित्र कला में क्या काम किया है। मानचित्र कला को नाम दिया गया है सिर्फ कार्टोग्राफी नहीं, अरेबिक कार्टोग्राफी, अरेबिक कार्टोग्राफी यानी कि अरब मानचित्र कला। ठीक है, मार्कर बदल लेता हूं। क्या बताया है इन्होंने? अरेबिक कार्टोग्राफी के बारे में बताया है। ठीक है, पहला काम क्या किया इन्होंने? पहला काम किया, दे मेड अरेबिक एडिशन ऑफ टॉलमीज वर्ल्ड मैप। जो टॉलमी का फेमस वाला मैप है ना, जो उन्होंने कोनिकल प्रोजेक्शन को आधार बनाकर बनाया था, उस टॉलमी के मैप का इन्होंने रूपांतरण किया और एक अरेबिक एडिशन यानी कि जो अरब संस्करण है वो बना के तैयार किया। तो कार्टोग्राफी में इनका पहला काम ये है। ठीक है, उसके अलावा अल इदरीसी ये एक और जोग्राफर है, अल इदरीसी। इनका नाम आप डार्क में या मार्कर से नोट कर सकते हैं। अल इदरीसी ने 1154 में एक मैप बनाया था। 1154 ही मेड अ वर्ल्ड मैप बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। टॉलमी ने क्या किया था वर्ल्ड मैप में? किससे बनाया था? कोनिकल प्रोजेक्शन ने इन्होंने 1154 में बनाया था। ठीक है, किस पर? रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन से बनाया था। रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन इसको हम बोलेंगे आयताकार प्रक्षेप। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। तो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन से इन्होंने 1154 में मैप बनाया था। ठीक है, उसके अलावा क्या किया था? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया था। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इन्होंने बताया था। देखिए, अब अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो आपको ये जान के हैरानी होगी, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ग्रीक्स ने भी बताया था, रोमन्स ने भी बताया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था वो था हमारा अरेबिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कैलकुलेशन वॉज मोर एक्यूरेट देन ग्रीक एंड रोमन। ग्रीक एंड रोमन से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का काम था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने और क्या चीज़ पता लगाई थी? अर्थ इज स्फेरिकल। चलो इतना तो इन्होंने पता लगा लिया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार है। ठीक है, इस नतीजे पर ये पहुंच चुके थे। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है, इन्होंने ये पता लगा लिया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया पृथ्वी यानी कि इट हैज, यहां पे इट का मतलब पृथ्वी से है, इट हैज 360 लॉन्गिट्यूड एंड इन्होंने ये भी बताया कि एवरी
लॉन्गिट्यूड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंटेन्स 4 मिनट। अब आप जानते हैं, अगर आप समय को कैलकुलेट करना जानते हैं विश्व के अलग अलग टाइम जोन्स जो होते हैं उनके आधार पर, तो आपको पता है कि हम भी यही मानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट है। तो इन्होंने अपने समय काल में ये चीज़ बता दी थी कि जो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसमें हर डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो आप समझिए कि कैलकुलेशन करने में कितनी आसानी रही होगी। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ कंप्लीट्स इन 24 आवर्स। मतलब ये तो बहुत ही सटीक जानकारी थी कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा घूम लेती है, ठीक है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अरब जो है अगर आप देखेंगे तो वो एशिया की तरफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टच में था। तो इनका जो मैप है ना, उस मैप में आपको कैस्पियन सी या फिर और जो एशिया के रीजन है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि उनकी अधिकता रहती है, प्रचुर मात्रा में रहते हैं। जैसे कि आप ग्रीक या रोमन मैप्स को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ग्रीक या रोमन या उसके आसपास की जो जगहें हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। और जैसे जैसे आप दूर एशिया की बात करेंगे तो उसके बारे में इन्होंने बस कुछ शब्दों में बातें ख़त्म कर दी हैं, बहुत ज़्यादा एशिया के बारे में नहीं बताया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एशिया और यूरोप के बीच में फंसे हुए हैं अरब वाले, और जो यूरोप है वहाँ पे अंधकार युग चल रहा है और भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भारत और उसके आसपास के क्षेत्र या एशिया के और जो भी क्षेत्र हैं उनके बारे में मानचित्र में ज़्यादा जानकारी देते थे। तो पॉइंट क्या लिखेंगे आप? देयर मैप कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख दे रहा हूं, मोर इन्फो ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया के बारे में इनके मैप में ज़्यादा जानकारी रहती थी, जिसमें अरेबियन सी और कैस्पियन सी के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रीक्स थे, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये भी कार्टोग्राफी ही चल रहा है। उसके अलावा जो ग्रीक्स थे यानी कि जो यूनानी जोग्राफर थे, उन्होंने क्या किया था, क्लाइमेट को 5 जोन में, अर्थ को 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा था। तो जो अल इदरीसी हैं, अल इदरीसी रिजेक्टेड द 5 डिवीजन ऑफ द अर्थ, द 5 डिवीजन ऑफ द अर्थ by Greeks, and he divided earth into 7 parts। उसने अर्थ को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 7 भागों में बांट दिया था, ठीक है। उसके अलावा मैप बनाया, he made map on the basis of the principles of Strabo and Ptolemy। एक मानचित्र बनाया, और वो भी किसके सिद्धांतों पर आधारित था? स्ट्रैबो एंड टॉलमी के सिद्धांतों पर आधारित एक मानचित्र बनाया था, ठीक है। उसके अलावा अभी जब हम जोग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम अरेबियन जोग्राफर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया ऑन एन एवरेज, एक ओवरव्यू चल रहा है अभी तक। अभी पर्टिकुलर जोग्राफर के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्टोग्राफी में, अरेबिक कार्टोग्राफी में इतना काम इन्होंने किया। उसके अलावा जब हम पर्टिकुलर जोग्राफर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबें भी पढ़ेंगे उनकी, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट किताबों का एक अलग से ग्रुप बनाकर दिया गया है जिनके बारे में मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अगली हेडिंग है वो होगी हमारी बुक्स।
अब इनकी बुक्स में दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में काम किया है, तो जाहिर सी बात है इनकी किताबों के नाम अरेबिक होंगे। इंग्लिश की स्पेलिंग मुझे हिंदी की किताबों में मिली नहीं, ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, तो मैं हिंदी में ही लिख दूँगा, ठीक है, जैसा कि किताब में मेंशन किया गया है किताबों के नाम। और अगर इंग्लिश में लिखा होगा कोई आसान नाम तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूँगा, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं, ठीक है। तो किताबों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रहमूर मूजी की। रहमूर मूजी की, रहमूर मूजी की, हिंद के करिश्मे इनकी किताब थी। हिंद के करिश्मे, ठीक है, हिंद के करिश्मे किसने लिखी थी? रहमूर मूजी की ने। उसके बाद आता है इब्ने खुर्दाद बेह। इब्ने खुर्दाद बेह की, ठीक है, इब्ने खुर्दाद बेह की। इन्होंने क्या लिखा है? रूट्स एंड कंट्रीज। रूट्स एंड कंट्रीज इन्होंने किताब लिखी थी। अगला है हमारा अल याकूबी। अल याकूबी, ठीक है, इनकी किताब थी जियोग्राफी ऑफ टाउन्स, ठीक है, हिंदी में नगरीय भूगोल लिखा हुआ है, तो ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स इनकी किताब थी। अल जहानी, चौथा है अल जहानी। अल जहानी, अल जहानी की जो किताब है उसका नाम है अरब तथा मध्य एशिया के मार्ग। अरब तथा मध्य एशिया के मार्ग, ठीक है, अल जहानी की किताब का नाम था अरब तथा मध्य एशिया के मार्ग, ठीक है। अगला आता है अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है सोने की चारागाहें। सोने की चारागाहें, और थोड़ा लंबा नाम है जवाहरातों की खाने। जवाहरातों की खाने यानी कि माइंस। सोने की चारागाहें और जवाहरातों की खाने, ये किताब अल मसूदी ने लिखी थी, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं। अबू ज़ैद बलखरी। अबू ज़ैद बलखरी, अबू ज़ैद बलखरी, इन्होंने लिखा था खुरासान की जलवायु। अब जहाँ तक मुझे लगता है खुरासान जो है किसी जगह का नाम है, तो जाहिर सी बात है उसी की जलवायु होगी, तो खुरासान की जलवायु किसने लिखी थी? अबू ज़ैद बलखरी ने लिखी थी। अल इस्तखरी, अल इस्तखरी, थोड़ा सा टफ नाम है भाई। अल इस्तखरी, अल इस्तखरी, अल इस्तखरी ने क्या लिखा था? शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ किसने लिखी थी? अल इस्तखरी ने लिखी थी। अगला आता है इब्ने हौकल। इब्ने हौकल, इब्ने हौकल, ठीक है। इब्ने हौकल की किताब थी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ मैं भाई, बड़ी मिस्टेक है। शेप ऑफ द अर्थ जो किताब है
वो इस्तखरी की नहीं बल्कि इब्ने हाकल की है, शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो इस्तखरी ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है विभिन्न देशों की जलवायु, विभिन्न देशों की जलवायु। ठीक है, अल इस्तखरी ने लिखा है। इब्ने हॉकल ने क्या लिखा, शेप ऑफ द अर्थ इन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं इब्न अल बरूनी पर। अल, देखो इंग्लिश में लिखने लगा मैं, अल बिरूनी। अल बिरूनी ने क्या लिखा है, एक किताब है जिसका नाम है जवाहरात, जवाहरात। ठीक है, यानी कि गहने, प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, जवाहरात। उसके बाद किताबल हिंद, किताबल हिंद बोलेंगे इसको या किताब हिंद, किताब हिंद लिख लीजिए आप। एंड किताब ए हिंद, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अल बिरूनी ने लिखी थी। उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे अल इदरीसी। इन्होंने किताब लिखी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये 10 राइटर्स और उनकी किताबें हैं। अभी तो हमें स्पेशली जब हम पर्टिकुलरली अलग अलग जोग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनकी किताबों के बारे में और जानकारी मिलेगी कि उन्होंने किताबों में क्या लिखा है। लेकिन आज ये डिटेल्ड वीडियो है, एक तरह से ओवरव्यू में भी हमने बहुत सारी चीज़ें अरेबियन जोग्राफर के बारे में या अरेबियन जोग्राफी के बारे में डिस्कस कर ली। अभी तक हम किसी भी जोग्राफर के ऊपर नहीं पहुँचे हैं जिसके बारे में पर्टिकुलर डिस्कशन किया जाए। अगर वो करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलरली अलग अलग जोग्राफर्स के बारे में और उनके काम के बारे में पढ़ेंगे और अरेबियन कंट्रीब्यूशन को या कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स का जो टॉपिक है उसको हम पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।